बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको निराला जी के बारे में पहले भी काफ़ी सारी जानकारी दी थी जो उत्साह कविता में दी गई है। आज उत्साह कविता का ही दूसरा भाग है। उस भाग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इनका जो जन्म था आपका 1899 में महिसादल बंगाल में निराला जी का जन्म हुआ था। इनका जो मूल निवास था ये था गढ़ाकोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। और औपचारिक शिक्षा इन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक प्राप्त की थी। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी उन्हें हिंदी का, बांग्ला भाषा का और खड़ी बोली का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। यही कारण है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर साहित्य की रचनाएं की, बहुत अच्छे साहित्य की रचनाएं की। इनका जो साहित्य है वो बड़ा ही उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है। ऐसा साहित्य है कि जो छायावाद में अपना एक अलग स्थान बनाता है। इसके बाद जो आता है आपका निराला जी का द्वैत, कोमल भावनाएं और प्रचंड प्रतिकार। जैसे मैंने आपको बताया है कि कविता छायावाद की कविता है। और छायावाद क्या है बच्चों, जानते हो आप छायावाद क्या होता है? छायावाद का तात्पर्य है कि जैसे हम चलते हैं ना और हमारी छाया दिखती है पीछे, तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में घटने वाली जो सुखपूर्ण घटनाएं और दुखपूर्ण घटनाएं और जो अनुभव होते हैं, वर्तमान और भूत के जितने भी अनुभव होते हैं, जब वह इनके स्मृति पटल पर चलने लगते हैं तो उसको साहित्य का रूप देते हैं और उसको छायावाद के रूप में माना जाता है। ठीक है, कई जगह में आप इसमें देखेंगे कि तुकांत छंद है, अतुकांत है। ठीक है, उसका आपको अभी कोई तात्पर्य नहीं है। जब कविता आएगी मैं आपको कविता के अंतर्गत सुना दूंगी। कविता, इसमें जो कविता है उनकी दो प्रकार की भावनाओं उसके अंतर्गत आपको प्राप्त होती हैं। एक है उदात्त और कोमल भावनाएं और दूसरे में है विद्रोह और प्रचंडता की भावनाएं। कुछ कविताओं में उनके बहुत ही उदारतापूर्ण भाव हैं, जहाँ पर कोमलता भी है, सरसता भी है और मधुरिमा भी है, दार्शनिकता भी है। वे दार्शनिकता से दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन के बारे में आपको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतर्गत उनकी जो कविता है, उनका जो साहित्य है वो स्पष्ट होता है कि प्यार क्या है, स्नेह क्या है, दुलार क्या होता है। ये सब भावना उनके प्रेम की तरलता है। क्योंकि उनके जीवन में एकमात्र एक पुत्री थी जिसका समय में निधन हो गया था, तो वह जानते हैं कि उनको कितने दुखों का सामना करना पड़ा, कैसे उनका हृदय उनके लिए व्याकुल हो गया था। प्रकृति का, उसके बाद प्रकृति भी अछूती नहीं रही। प्रकृति का उन्होंने अच्छा विराट रूप किया। एक तरफ बादलों का गर्जना किया, उत्साह का वर्णन किया, उत्साह से वर्णन किया, बादलों का वर्णन किया, गरजो गरजो खूब गरजो। और दूसरी ओर उदात्त चित्रण, प्रकृति का उदात्त चित्रण जो आज आपके समक्ष आएगा। दूसरी ओर का जो साहित्य है वो विद्रोह की भावना से परिपूर्ण है, प्रचंड है, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति उनका प्रचंड प्रतिकार है, क्योंकि वे ऐसे साहित्य की रचना चाहते थे जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो, सभी लोगों के सुख के लिए और सभी लोगों के प्रसन्नता के लिए साहित्य की रचना वे करना चाहते थे। तो आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी कविता की ओर जिसका नाम है अट नहीं रही है। अटना शब्द का मतलब न समा पाना। ऐसा दृश्य, ऐसा प्रकृति का ऐसा सुंदर, ऐसा मनोरम, ऐसा प्रभावशाली और ऐसा मनमोहक चित्रण जो हम आंखों में नहीं समा पाते हैं। आंखें थकती नहीं उस दृश्य को देख देख करके, ऐसा लगता और कितना देखें। तो ऐसे प्रकृति का वर्णन यहाँ पे आ गया। विशाल और असीम प्रकृति का वर्णन किया गया है। फागुन मास की प्राकृतिक छटा का और एक काव्यात्मक दृश्य, बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। जहां आपने अभी बड़ी कठिन कविता सुनी थी, अभी हम चलते हैं सरसता की ओर। सामने बच्चों एक चित्र पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। इसमें कई किस्म, यहाँ देखा आपने, दूर तक सरसों के खेत लहरा रहे हैं। आंखें इस सुंदर सौंदर्य को अपनी आंखों में समा रहे हैं। यहाँ ढाक के फूल है, जगह जगह ढाक है, ढाक के फूल भी है। देखिए यहाँ जहाँ पर कहीं गुलमोहर है, कहीं ढाक है। तो ये प्रकृति में परिवर्तन है। तो फागुन महीने के आने से पहले, होली से पहले, ठीक है, होली से पहले का जो दृश्य होता है और जो बसंत का आगमन होता है, और उस समय अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, सुंदर दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। पेड़ों में पत्तियां लगने लगती हैं,
हरी पत्तियां होने लगती है, कुछ लाल पत्तियां होती हैं, कुछ में कोंपलें फूटने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं। फूल खिलते हैं, वातावरण अत्यंत सुगंधित वातावरण हो जाता है, मनोरम वातावरण हो जाता है। फूल खिलते हैं, भौरे गुनगुनाने लगते हैं, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, तितलियां उनमें मंडराने लगती हैं, मधुमक्खियां शहद को ले ले इधर से उधर भटकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और व्यापक रूप उस समय हो जाता है। खेतों की तरफ आप देखेंगे कि खेत और खलिहान हरियाली से परिपूर्ण है। एक फसल तैयार होने लगती है, कृषकों की आंखें खुशी से नाच उठती हैं कि आज उनकी फसल भी तैयार हो गई है और हमें उन्हें फायदा ही फायदा प्राप्त होगा। कुछ लोगों का मन निराशा से भरता है कि खेत में फसल अच्छी नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही रूप, प्रकृति के दोनों रूप यहाँ पर सामने आते हैं। तो यही चीज यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। अट नहीं रही फागुन आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। कि कवि कहते हैं कि जो फागुन के महीने का जो प्राकृतिक दृश्य है, जो प्रकृति में जो हलचल मची हुई है, वह इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि वो हमारी आंखों में नहीं समा पा रही है, सट नहीं रही है। वो हमारे शरीर से जो हट नहीं पा रही है, वो दृश्य हमारे सामने जो है बढ़ता ही जा रहा है। फागुन बसंत की शोभा इतनी अधिक है कि शरीर में नहीं समा पा रही है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन देखिए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं। अब यहाँ पर प्रकृति का जो दृश्य है उसके लिए कहा है कि कहीं सांस लेते हो, प्रकृति कहीं सांस ले रही है, घर घर भर देते हो। उस सांस से जो सुगंध है, उस सुगंध से सारा वातावरण ही जो है खिलखिल उठता है। जब प्रकृति खुलकर सांस लेती है तो उसकी मादक सुगंध कहाँ भर जाती है? घर घर में भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और उस समय का वातावरण इतना मनमोहक होता है, इतना आकर्षक होता है कि हर व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे पंख उड़ा करके, पंख फैला फैला के आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे चिड़ियाएं उड़ रही हैं ऊपर से, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चिड़ियाएं हैं बहुत सारी। ये सुंदर सा प्रिय सा दृश्य है। चिड़ियाएं, प्रकृति में देखो कितने किस्म के फूल खिले हुए हैं, ये चिड़ियाएं देखो कितने खुश होकर के घूम रहे हैं। तो ऐसे ही मनुष्य का जो मन है वह भी इतना ही प्रसन्न हो रहा है, इतना उल्लसित हो रहा है कि उसका मन भी जो है ऐसा लग रहा है कि पर कर देते हो उड़ने, कि तुम भी चाहते हो कि हम भी इस प्रकृति के साथ में दूर तक उड़ सके। जैसे प्रकृति आकाश में उड़ने, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे। प्रकृति का यह सौंदर्य इतना सम्मोहक है कि मादक आंखें हटा नहीं पाता। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वास्तव में जब प्रकृति का हर किसी व्यक्ति का मन प्रसन्नता से झूम उठता है, प्रकृति तो खुद ही उड़ने को तैयार है, प्रकृति तो खुद ही उड़ान भर रही है, अलग अलग फूलों के रूप में, अलग अलग सुगंध के रूप में सारे वातावरण को तृप्त करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद मंद पुष्पमाल, पटपात शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी हुई डालियां में पत्तों से भरी हुई डालियां। कहीं पर जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो डालियों को ही झुका रही हैं, इतना उनमें इतनी पत्तियां आ रही हैं, पूरी डालियां की डालियां झुकी जा रही हैं। कहीं पर हरी पत्तियां हैं तो कहीं पर लाल पत्तियां निकल रही हैं, तो जो लाल पत्तियां वो हरी पत्ती में परिवर्तित होती जा रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट शोभाश्री, कि जो प्रकृति है वह जो मंद मतलब सुगंध से परिपूर्ण, सुगंध मंद वाले धीमी धीमी हवा से झोंके के साथ में गंध माने सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट मतलब जो पत्ते हैं, वो ऐसा लगता है कि प्रकृति के गले में ये नए नए फूलों की जो माला है, सुगंध से परिपूर्ण माला उनके गले में पड़ रही है, और उसकी जो शोभा है वो आंखों में पट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। वृक्षों की डालें हरे और लाल पत्तों से लद गई हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति के हृदय पर मंद मंद गंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। हर जगह सौंदर्य इतना अधिक है कि वह समा नहीं पा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है? ये पुष्पमाला किसके लिए कहा गया? किसके गले में पड़ी हुई है मंद मंद फूलों की माला? प्रकृति में, प्रकृति रूपी सुंदरी के गले में पड़ी हुई है माला। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका वर्णन हो गया है। वृक्षों की डाली कैसी हैं? हरी हैं, कुछ लाल है, कुछ हरी हैं। उसके बाद है, तो अब यहाँ पर जो है आपने ये कविता को पढ़ा है। इस कविता के भाव बहुत ही सरल है, बहुत ही स्पष्ट है, कुछ भी इसमें अन्यथा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न हैं बच्चों जो अभी मैं दे रही हूँ, बाद में मैं आपको 10 सालों के क्वेश्चन पेपरों के साथ में, MCQ के साथ में और भी क्वेश्चन आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप कविता के भाव तो समझिए,
पहले आप कविता को पढ़ेंगे, इसका भाव समझिए, कविता में है क्या उसको समझिए, और उसके बाद जैसे आपका ये पाठ्यक्रम पूर्ण होता है उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चनों को बनाऊंगी, अलग अलग रोज के रोज आपके एक चैप्टर बना के दूंगी, उसमें आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, पहले उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अट रही नहीं रही है कविता में प्रकृति की व्यापकता और उसके नैसर्गिक, माने नैसर्गिक से मतलब जो नेचुरल है, प्राकृतिक छटा का वर्णन यहाँ पर किया गया, जो रूप में परिवर्तन है कि ये वर्णन किस किस प्रकार दिया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपर्युक्त कविता में फाल्गुन मास का आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को अत्यंत सुंदरता से उभारा गया है। होली से पहले के वातावरण को यहाँ पर उभारा गया है। डालियों में नवीन कोंपले एवं नए पत्ते सुशोभित होने लगते हैं, कोंपले भी आने लगती हैं और नए नए पत्ते भी आने लगते हैं। हरियाली से परिपूर्ण वातावरण में नवीन पुष्पों की मादक सुगंध, नए नए हरे पत्ते, मौसमी फलों से झुकी डालियां, खेतों और खलिहानों में नई नई फसल, सोंधी सोंधी सुगंध फूलों पर मंडराते भवनों की गुंजार प्रकृति के चरम सौंदर्य के प्रतीक है। ये आंखों के सौंदर्य में जो है ऐसा समा रहा है कि आंखें इस नैसर्गिक सौंदर्य से हट नहीं रही हैं। एक चीज़ और है, इसी समय बच्चों आप जानते हैं कि इस समय कृषकों की खेती में दो चीज़ें, एक तो गेहूं और दूसरा जो है सरसों के खेत लहराते हैं। खेत उस समय ऐसा लगता है, पूरे खेत ऐसे लगता है जैसे सोना ही सोना चारों तरफ से बिछा हुआ है। जहाँ भी जाएंगे आप, खेत है, खलिहान है, वहाँ पर भी आपको गेहूँ की बालियाँ दिखाई देंगी, सरसों के खेत दिखाई देंगे, खेत खलिहान भरे होते हैं। तो समय ये सब चीज़ें होती हैं, गर्मी भी इसमें वातावरण में आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फाल्गुन में होली का महोत्सव धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? कविता के अनुसार प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। मैंने आपको बताया कि पूरी कविता का सार क्या है कि प्रकृति उस समय अपने पूरे यौवन पर होती है, प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। तो उससे प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन हमको बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? तो कविता के अनुसार प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, नई फसलें तैयार होती हैं, कृषक परिवारों के चेहरे पर परिश्रम के फल की प्राप्ति की खुशी झलकती है। ठीक है, पेड़ों में रंग बिरंगे फूल आपको बताई दिया है, उन पर मंडराते भौरे, हरी लाल पत्तियों से लदी डालियां, चिड़ियों की चहचहाट प्रकृति की इसको सजीव बना देते हैं। गेहूं और सरसों की सुनहरी फसलें धरती पर सोना बिखेरती हुई प्रतीत होती हैं। फूलों की सुगंध उनसे खिले हुए अधखिले फूलों की मादकता से आकर्षित मधुमक्खियां, तितलियां पुष्प मंडराती हुई दिखाई देती है। और साथ ही इस समय वातावरण में हल्की गर्मी भी हो जाती है, जिससे वातावरण और भी अच्छा लगने लगता है। तो बच्चों, आज की जो कविता आपको कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। ये जो सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य आंखों में नहीं समा पा रहा है, तो होली से पहले का दृश्य आप अब स्वयं अनुभव कर सकते हैं कैसा दृश्य होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आप इस कविता का अध्ययन करें, खूब अच्छे से पढ़ें, मजे से पढ़ें। काव्य सौंदर्य के बारे में मैं 2-4 पंक्तियां आपको बता देती हूँ बच्चों। ये पूरी कविता पूरी तरह से अतुकांत कविता है, कोई तुकबंदी नहीं की गई है, अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। भाषा जो है आपकी खड़ी बोली है, हिंदी भाषा में है। इसमें कुछ कुछ शब्दों में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है और भाषा की सरलता, सहजता, कोमलता सर्वत्र ही दिखाई देती है। भाषा अत्यंत प्रभावशाली है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। शुभाशीष बच्चों, खुश रहो।